आज का ये न्यूज़पेपर में द हिंदू में टॉपिक है। ये है इन द टाइम ऑफ टर्मोइल एंड क्राइसिस द स्टॉइक रोड मैप टू अ मीनिंगफुल लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीन चीज़ों से रिलेट कर रहा है आपको, एथिक्स से भी, ऐसे से भी और फिलॉसफी से भी। न्यूज़ तो है ही है, तो ये बहुत ही एथिक्स के अंदर भी इसकी इम्पोर्टेंस है, तीनों चीज़ों के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ये जो वर्ड है यहाँ इन्होंने जो दिया हुआ है ये, हाँ, स्टॉइक, इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे ये। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जो स्टॉइक्स हुए हैं ना, ये ग्रीस फिलोसफर हुए हैं, ग्रीस और एंशियंट ग्रीस और रोम फिलोसफर हुए हैं। और ये किस समय में हुए थे? ये हुए थे आफ्टर द डेथ ऑफ एलेक्जेंडर, तो लगभग 323 बीसी। और दूसरा जो है 30 बीसी के बीच का जो टाइम है, 30 बीसी 30 बीसी किसका टाइम पीरियड था? क्लियोपेट्रा का। आपने सुना होगा ना, क्लियोपेट्रा सबसे सुंदर रानी थी उस समय, उसने अपने एम्पायर को कैसे खड़ा किया था, कैसे बचाया था, तो वो उस समय की, तो इसके बीच का जो टाइम है ये है। ठीक है, तो ये किस किस चीज की बात कर रहा है? ये जो आर्टिकल है क्यों लिखा गया है? ये आर्टिकल यहाँ पर चार चीजों की बात कर रहा है। ये देखो, ये चार चीजों की बात कर रहा है यहाँ। ये द वर्ल्ड इज इन टर्माइल, और किस चीज की बात कर रहा है? पेंडेमिक, कंटिन्यू टू विटनेस क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन, ये रेजिंग इनइक्वेलिटीज और रेसिकल इनजस्टिस, इकोनॉमिक स्लो डाउन, वॉर्स एंड अपराइजिंग, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों की बात कर रहा है ये आर्टिकल। और इनसे हम कैसे अपने आप को अलग रख सकते हैं, तो उसका एक तरीका इन्होंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो मेन जो टॉपिक्स कवर करेगा वो क्या करेगा? ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है किस वजह से? पेंडेमिक की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, इनइक्वालिटीज की वजह से, इनजस्टिस और इकोनॉमिक स्लो डाउन, वॉर एक्सेट्रा, इनकी वजह से जो हुई है। ठीक है, तो जैनो करके एक जो फिलोसफर हुए हैं यहाँ, उनकी फिलॉसफी से यहाँ शुरू होता है। ये जो स्टोइक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इसके फाउंडर कौन है? जैनो। जैनो इसके फाउंडर है यहाँ पर। ठीक है, अब ये दो चीजों पर इनका पूरा फोकस है। एक तो पीस ऑफ लाइफ, और दूसरा गुडनेस। आपकी लाइफ के अंदर पीस कैसे बनी रहे और आप अच्छे कैसे बने, इस दो चीज के ऊपर मेन फोकस था। और इसके अंदर इन्होंने चार प्रिंसिपल दिए, मेन प्रिंसिपल्स इन्होंने। ठीक है, तो पहला इनका प्रिंसिपल था विजडम। विजडम, करेज और टेम्परेंस, जिसको आप क्या मॉडरेशन भी बोलोगे, वो भी, और साथ में जस्टिस। तो एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ जस्टिस। ये चार चीजें ना, दीज वर द मेन फोर प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर सारी स्टॉकिस्ट की थ्योरी लाई करती थी। ठीक है, अहिंसा का सिद्धांत है जो, वो भी, वो किस पे डिपेंड करता है? जस्टिस के ऊपर, न्याय। न्याय जो है, अहिंसा को जो महात्मा गांधी ने डिफाइन कर रखा है, नॉन नॉन वायलेंस जिसकी बात करते हैं, तो नॉन वायलेंस ये नहीं है किसी के खिलाफ नहीं बोलना, किसी के साथ मारपीट नहीं करना, ये नहीं करना। अहिंसा जो शब्द है वो किससे निकला है? न्याय से निकला है, फ्रॉम जस्टिस। तो अब इसको यदि हम यहाँ अपनी डेली लाइफ पे लगा के देखें, तो एक टीचर, आज टीचर डे है, एक टीचर यदि स्टूडेंट की पिटाई करता है तो वो वायलेंस है या नॉन वायलेंस है? क्या है बताओ? वायलेंस है। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट की पिटाई की, तो वो क्या है? नॉन वायलेंस है, न्याय है। न्याय किस लिए? कि वो कहना नहीं मान रहा, तो उसको पनिशमेंट के जरिए उसके जीवन का सुधार करना। तो यहां हालांकि उसने क्या की है? शारीरिक पीड़ा दी है उस बच्चे को, वायलेंस की है साधारण नजरों में तो, लेकिन वो वायलेंस क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि उस वायलेंस के पीछे एक उद्देश्य जो है, वो बच्चे को पढ़ाना है। तो ये किसकी दृष्टि से हम कसेंगे उसको, कैसे देखेंगे उसको? उसको देखने का जो पैमाना है वो ये है कि न्याय क्या कहता है। यदि उस चीज के अंदर आपको जस्टिस नजर आ रहा है, तो वो क्या है? दैट इज अहिंसा, नॉन वायलेंस। और यदि उसमें इनजस्टिस नजर आ रहा है, देन इट इज वायलेंस। इनजस्टिस कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, तो बहुत एक साधारण, क्योंकि अहिंसा क्या है क्या नहीं है, ये बहुत लंबा एक इस पे डिबेट और डिस्कशन होते रहते हैं। तो इसको नैरो डाउन करने के लिए हमने क्या टर्म दे दी कि वेयर जस्टिस लाइज देयर इज नॉन वायलेंस। ठीक है, और अब इसके लिए आप किसी भी उसमें कर लो, देश की रक्षा के लिए यदि हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा कहलाएगी? वो हिंसा नहीं है, वो क्या है? दैट इज ऑल्सो अहिंसा। किसी भी चीज को, न्याय को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हेन यू डू समथिंग दैट डज नॉट कम अंडर अहिंसा। ठीक है, तो बहुत मोटा सिद्धांत इन्होंने ये 4 सिद्धांत दिए हैं। और दूसरा इनकी जो थ्योरी है वो क्या कहती है? लिविंग इन अकॉर्डेंस विद नेचर, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये बात करते हैं, लेकिन नेचर के अकॉर्डिंगली रहना है हमने। जैसे उदाहरण के लिए, आदमी पहले क्या करता था? शिकार करता था। शिकार करने के बाद उसने मकान बनाना शुरू किया, तो मकान कैसा बनाए? मकान ऐसा बनाए जो सर्दियों में उसको सर्दी से बचा सके, ऐसे मटेरियल का बनाए। गर्मियों के अंदर गर्मियों से बचा सके, तो वुड के जो मकान थे वो ज्यादा सही थे। ठीक है, तो इस तरह से नेचर के नजदीक रहे। तो इन्होंने, जो जीनो थे, इन्होंने किस चीज पे जोर दिया? लॉजिक पे, लिविंग विद रीजन। और इन्होंने कहा है नो स्पेस फॉर एग्जिबिटिंग द पेन वन सफर। जिस जो भी आपके जीवन के अंदर दुख है, तकलीफ है, वो है, उसको दर्शाना नहीं है। अब इस आर्टिकल के अंदर बहुत खूबसूरत एक काम किया है इन्होंने। इस चीज को, जीनो के इस सिद्धांत को कहां लिंक कर दिया? यहां देखो, द फिलॉसफी ऑफ जस्ट अबाउट अनफीलिंग। और ये अनफीलिंग को कहां लिंक कर दिया इन्होंने? प्रधानमंत्री मोदी से, इस आर्टिकल के अंदर, कि ये जो घटनाएं घटी, तो इसको बोल दिया स्टॉइक साइलेंस। कि मणिपुर के अंदर हुई, विनेश फोगाट के साथ जो हुई, इन सारी चीजों पे यदि वो साइलेंट है, तो ये उनका कौन सा एटीट्यूड है? स्टॉइक एटीट्यूड है, बिकॉज ही इज नॉट एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग, वो उसके बारे में। फिर दूसरा सिद्धांत एक आता है इसके अंदर, यदि हम इसको डीपली एनालाइज करते हैं, हम इस पार्ट को, पॉलिटिकल पार्ट को एक तरफ रख देते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये तो वो जो कह रहे हैं, इसके अंदर एक जो आता है वो है ड्यूरेस अंडर डिस्ट्रेस। कि जब भी आप डिस्ट्रेस के अंदर है, ये भी इसी का सिद्धांत है, कि जब भी आप डिस्ट्रेस के अंदर है तो रिमेन काम, रिमेन पीसफुल। ठीक है, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर से उस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक फिल्म का जिक्र कर रखा है इसके अंदर। यहां पर इस आर्टिकल के अंदर जब आप पढ़ोगे इसको, तो इसमें एक स्टार ट्रैक एक मूवी आई थी, उसके अंदर एक कैरेक्टर था, वो था मिस्टर स्पॉक, SPOC के। ये तो उसको आज की तारीख में उससे रिलेट किया है, कि वो अपनी फीलिंग्स को नहीं दर्शाता है। उसके कुछ डायलॉग्स इस फिल्म में आते हैं, और उनको वो क्या कह रहे हैं? नेवर डेमोन्स्ट्रेट योर फीलिंग। वो कह रहा है अपनी फीलिंग्स जो है उनको कभी भी व्यक्त मत करो। व्यक्त मत करो कि मतलब ये है कि दीन दुखी इस तरह के मत दिखो, बल्कि उस पर चिंतन करो कैसे उससे बाहर आओगे। तो इसके अंदर 3-4 डायलॉग्स इस फिल्म के थे जो मुझे ध्यान आए, तो मैंने लिखा है। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, इनसफिशिएंट फैक्ट्स ऑलवेज इनवाइट डेंजर। किसी भी चीज की, जैसे हिंदी में ये है ना, अदकत घगरी छलकत जाए, जिसके पास नॉलेज कम होती है वो क्या है? वो ज्यादा शोर मचाता है, और वही आपको रिस्क में डालता है। ठीक है, और दूसरा ये है, इसके ऊपर एक कहानी भी है, वो भी मैं लूंगा इसके अंदर। दूसरा है, विदाउट फॉलोअर्स एविल कैन नॉट स्प्रेड। कि कोई भी बुराई है, जब तक उसको समर्थन नहीं मिलेगा तब तक वो बुराई नहीं फैलेगी। मान लो मैं किसी बुरी बात का समर्थन कर रहा हूं, मैं सॉरी बुरी बात को मैं समाज के सामने रख रहा हूं, तो बुरी बात फैलेगी कब? जब मुझे उसका समर्थन मिलेगा, लोग मेरे फॉलोअर्स बनेंगे, तभी तो स्प्रेड करेगी। अदरवाइज यदि समाज ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो कैसे करेगी? वो खत्म हो जाएगी वहीं पे। तो दूसरी बात, देखो एक फिल्म है, लेकिन फिल्म में भी कितनी अच्छी बातें क्या रखी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। और तीसरा, और बहुत ही शानदार इसमें लाइन आती है एक, वंस यू हैव एलिमिनेटेड द इम्पॉसिबल, वट एवर रिमेन्स हाउ एवर इम्प्रोबेबल मस्ट बी द ट्रूथ।
जब आपने किसी भी इम्पॉसिबल टास्क को कर लिया, ये कह रहे हैं ना, जो इम्पॉसिबल है उसको आपने खत्म कर दिया, उसको किसके फ्रेम में लिया है? पॉसिबल के फ्रेम में लिया है, कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती, लेकिन आपने किसी भी तरह से करके उसमें लिया है कि ये चीज हो सकती है, उसके फ्रेम में लिया है। तो उसमें कुछ भी चीज हो, आखिरी में जो बचेगा वो सत्य ही बचेगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो तीन चीज इन्होंने दी है यहाँ इस फिल्म के अंदर, इसलिए इस फिल्म का भी जिक्र किया गया है, तो आप इन चीजों को भी कोट कर सकते हो। अब जो ये बात कह रहे हैं ना, इनसफिशिएंट फैक्ट्स और ये सारी चीजें, फिर आगे इसी के अंदर एक और इसके अंदर जिक्र किया हुआ है, वो किया हुआ है सेनेका का। सेनेका भी एक फिलोसफर हुआ है, रूलर हुआ है, बहुत ही गजब आदमी रहा है वो फिलॉसफी के अंदर। और उसके आखिरी जो 3 साल के जो लेटर्स थे, उनके ऊपर एक बुक भी आई है। तो सिनेका एक बात कहते हैं, और ये आपने सुनी भी होगी, वो कहते हैं वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। और इस इमेजिनेशन को, जो ये यहां बात कर रहे हैं ना इमेजिनेशन की, इसको हमने क्या कहा है? इस इमेजिनेशन को हमने इसको कहा है माया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं। और माया पे एक बहुत सुंदर कहानी है। नारद जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान माया क्या है? आप बात बात पे कहते रहो सब माया है, सब माया है। तो ये बोले ठीक है, कभी वक्त आएगा तब बताएंगे। तो नारद जी और श्री कृष्ण जी कहीं जा रहे होते हैं, बहुत गर्मी होती है, प्यास लगती है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं भाई कहीं से पानी की व्यवस्था करो, मैं तो बहुत थक गया। वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। नारद जी कहते हैं भगवान मैं अभी लेके आया पानी। पास के गांव में जाते हैं। पास के गांव में जाते हैं तो किसी का दरवाजा नॉक करते हैं। वहां से एक बहुत सुंदर कन्या निकल के आती है। नारद जी मोहित हो जाते हैं। उसके जो कहते हैं बेटा आपका, मतलब बेटा तो गलत कह रहा हूं मैं कि भाई आपका, आपके पिता हैं क्या घर पे? तो कहते हैं हाँ है। तो उसके पिता से वो बात करता है शादी की, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों रहने लगते हैं। फिर वो एक महल बना लेते हैं। फिर उनके 2 बच्चे हो जाते हैं। रानी के साथ बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। सारा यूं ही जीवन बीत रहा होता है। अब देखो कितने साल निकल गए कि उसकी शादी भी हो गई, शादी के बाद 2 बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े बड़े भी हो गए। एक 8-10 साल का बच्चा है, एक 5-6 साल का बच्चा है। उसके बाद वहाँ नगर के अंदर क्या आती है? बाढ़। और बाढ़ सब कुछ को बहा के ले जा रही है। और नारद जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बच्चों को पकड़ रखा है। पानी का बहाव बहुत तेज है, सब कुछ तोड़ दिया उसने। तो दोनों बच्चों को पकड़ रखा है, बीवी को पकड़ रखा है, और इतने में बहाव बहुत तेज आता है, एक छोटा बच्चा हाथ से छूट जाता है। तो एक बच्चा चला जाता है। फिर पानी का बहाव और होता है तो दूसरा बच्चा भी निकल जाता है। फिर किसी तरह से करके पत्नी को थामने की कोशिश करते हैं, और लेकिन वो भी बहाव बहुत तेज होता है, तो वो भी निकल जाता है। तो वहाँ खड़े हुए नारद जी कर रहे हैं कि बचाओ, ये क्या हो गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। तो श्री कृष्ण जी हाथ लगाते हैं। कहते क्या है भाई, क्या है? तो बोला क्या है जी, मैं तो बर्बाद हो गया। ये बोले वापस आ। तो वो 2 मिनट का टाइम होता है बस वो उस इमेजिनेशन के अंदर। तो श्री कृष्ण जी बताते हैं दिस इज इमेजिनेशन। विद इन स्पैन ऑफ 2 मिनट्स यू हैव इमेजिन सो मच। आपने शादी भी कर ली, आपने घर भी बसा लिया, महल भी कर लिया, राज्य भी खड़ा कर लिया, सबको खो भी दिया। तो इस चीज को कहते हैं कि जो हमारी इमेजिनेशन है ना, वो हमें कहाँ ले जाती है, कितना डिस्टर्ब करती है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मेन जो प्रिंसिपल जो ये निकल के आया है आजकल, बहुत व्हाट्सएप पे भी ये सर्कुलेट होता है, ये यहाँ से है। ठीक है। फिर इसका है मेन जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता है। यदि इस आर्टिकल को हम देखेंगे लास्ट के अंदर, तो यदि हम यहाँ बात करते हैं तो बिल्कुल लास्ट के अंदर आप आ जाओ। ये कह रहे हैं, तो द क्लासिकल स्कॉलर सेज स्टॉकिज्म आफ्टर ऑल इज अबाउट बीइंग कंट्रोल ऑफ वंस थॉट एंड इमोशंस। अब ये जो वर्ड है कंट्रोल ओवर थॉट्स एंड इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहीं से आपका आज का क्या निकला है? इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कि आप कोई भी काम करें तो खाली उसमें इमोशंस ना हो, इमोशंस में बह के आप कोई भी ऐसा काम ना करें। आपको इंटेलिजेंटली रैशनली उस पर सोचना भी है। कि अब कोई दोस्त है, वो कह रहा है मेरे साथ चल 3-4 दिन के लिए, और आपके एग्जाम भी सिर पे है। तो वो कह रहा है कि एक बार तो, पहली बार तो तेरे से कुछ कहा है। तो इमोशनली
वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, आप ये नहीं देख रहे कि ये जो एग्जाम है इसका नतीजा क्या होगा, मेरी परसेंटेज पुअर हो जाएगी, ये सारी चीजें। तो यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं वंस थॉट एंड इमोशन। और एक बात और इंपॉर्टेंट कह रहे हैं यहाँ, ये जो है ये कहते हैं कि केवल इतना नहीं है, अपने आप को उन चीजों से बचाना भी है। मतलब जानबूझकर आग में हाथ नहीं डालना। जैसे आपको पता है कि भाई इस आदमी की संगति गलत है, ये आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है आपके काम से, तो भी आप उसके साथ आपने बनाया हुआ है, तो आप अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको पता है, जैसे मान लो मैं अपना उदाहरण लूं, मैं बहुत कंट्रोल करता हूं कि मीठा ना खाऊं ना खाऊं, लेकिन फिर भी मैं पंगे ले लेता हूं, किसी के साथ जाके दुकान पे पहुंच जाता हूं, मिठाई की दुकान पे। अब वहां पहुंचूंगा तो कैसे रोक पाऊंगा? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उन चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए कि वो मैंने कोई एग्ज़ाम थोड़ी देना है कि मिठाई की दुकान में खड़ा होके मैं ये देखूं कंट्रोल कितना है, खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा, कितना अपने आप को रोक पाऊँ। इससे बेटर क्या है, एक स्टेप पीछे रुक जाना, कि मैं दुकान पे ना जाऊं, उन जगह उन चीज़ों को ही ना अपने जीवन के अंदर जगह दूं जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो दूसरी थ्योरी ये भी इनकी है। तो इस तरह से करके बेसिकली ये आर्टिकल किस पे लिखा गया था, ये जो आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक के ऊपर है ये 3-4 बुक्स के इसमें नाम दे रखे हैं, आपको टाइम लगे तो वो पढ़ना। ठीक है, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता देता हूँ इसके अंदर, ये है कि आज के ये क्यों लिखी है उसके लिए बता रहा हूँ, कि आज आपको हर जगह क्या नजर आ रहा है, बेईमानी नजर आ रही है। इन द इरा ऑफ डिसऑनेस्टी, ये एक उम्मीद जगा रहा है ईमानदारी के लिए। तो ये जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं योर वैल्यू, योर कैरेक्टर एंड योर सक्सेस एंड लीगेसी, इसकी बात कर रहे हैं। ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी ऑनेस्टी के ऊपर। कितने ऑनेस्ट आप हैं, उतने ही आप वैल्यूएबल होंगे, उतने मूल्य आपके जीवन में होंगे, उतने वर्च्यूज आपके जीवन में होंगे। आपके कैरेक्टर कैरेक्टर को आज कोई वैल्यू नहीं देता, लेकिन कैरेक्टर प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारे, अब जो एक आदमी कैरेक्टरफुल है वो बच जाता है हनी ट्रैप से और इनसे बच जाता है, जो एक आदमी ईमानदार है वो और चीजों से बच जाता है। तो ये जो वर्च्यूज हैं ये आपके जीवन को इतनी ऊंचाइयां प्रदान कर देते हैं कि आप बहुत सारी बुराइयों से अपने आप बच जाते हो। ठीक है, और फिर आखिरी में कह रहे हैं द पाथ ऑफ ग्रेटनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट गुडनेस। कि आप कहीं भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, यदि आपके जीवन के अंदर एथिकल प्रिंसिपल्स नहीं है, यदि आपके जीवन के अंदर गुडनेस नहीं है, तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। या कंपेयर करें तो उनको, एक आप अनफेयर मीन्स इस्तेमाल कर रहे हो, एक आप गुडनेस को, तो गुडनेस से जो गुडविल बनेगी वो बहुत ऊंची गुडविल होगी। उदाहरण के लिए, एक बार कोई बता रहा था मुझे कि जापान की कंपनी से उसने कोई एग्रीमेंट किया हुआ था, तो कहता था कि हम कपड़े मंगवाते थे वहां, तो हर बार जब वो कपड़ों को नापते ना, तो उसमें एग्रीमेंट में था कि 25 मीटर कपड़ा उन्होंने देना है। तो जब भी वो नापते तो 1 मीटर कपड़ा फालतू निकलता उसमें। तो उसने मालिक को कहा, उस कंपनी के मालिक को, जापानीज जो था, इंडियन जो था, उसने कि जी आप ऐसे तो लॉस कर लोगे अपना, आपने 25 मीटर लिखा हुआ है और 26 मीटर आपका कपड़ा निकलता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी यही चीज तो पूरे विश्व में हमारे लिए जगह बना रखी है, हम 25 लिखकर 26 देते हैं, कम नहीं तोलते हम, और ठोक के पैसा लेते हैं। 25 मीटर का हमने पैसा लिया, पूरा प्रॉफिट लिया, 26 अपनी गुडविल के लिए दिया, ताकि कल को आप ना कह सके कम है। क्वालिटी के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करते, इसीलिए छोटा सा जापान आज वर्ल्ड वाइड खड़ा हुआ है। उसकी चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे और चीजें हो, चाहे गाड़ियां हो, उन सब के अंदर उसका। तो इनकी एक कंपनी है टोयोटा, आप देखो वर्ल्ड के अंदर कितना बड़ा उसका परसेंटेज है, उसकी एक्सपोर्ट्स कितना है, ये सारी चीजें। तो यहाँ आप समझ गए। तो इसी तरह से दूसरी बात जो है इसकी, जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि काम रहना चाहिए, कि आपको ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। तो इस पे भी बहुत सुंदर सी कहानी है। एक चिड़िया थी, वो सर्दी के अंदर ठिठुर रही थी, तो बहुत ज्यादा कर कर कर
चोंच बजाती है ना, ऐसे चोंच बजा रही थी वो। तो वहां से एक गाय भैंस जा रही थी कुछ, तो उसने क्या कर दिया, उससे चला भी नहीं जा रहा था, तो उसने उसके ऊपर गोबर कर दिया। गोबर कर दिया, उसने सोचा कि ये भी बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। लेकिन तुरंत क्या हुआ कि गोबर के अंदर गर्मी होती है ना, गर्मी के अंदर उसको थोड़ी सी गर्मी मिली, गर्मी मिली तो उसने चोंच बाहर निकाली और गाना गाना शुरू कर दिया। ये अब सही हो गई ना, वो चहकना शुरू किया। इतने में वहां बिल्ली बैठी थी नजदीक, उसने चिड़िया का चहकना सुना, गोबर के अंदर उसके पंख थे, उड़ सकती नहीं थी, बिल्ली आई और उसको खा गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बुरे के अंदर भी आपको अच्छा ढूंढना चाहिए, और अच्छा जब वक्त आए, अच्छी चीज आए, तो उसमें ज्यादा चहकना नहीं चाहिए, तो भी आप शिकार बनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दोनों स्टेट के अंदर यू हैव टू रिमेन काम। द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देविंदर सिंह एंड अदर्स। ये हमने वैसे लिया हुआ है ये टॉपिक क्लास के अंदर। इस टॉपिक में बेसिकली क्या, सब क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की बात हुई थी, लिया था ना क्लास में, ध्यान नहीं है? एस सी एस टी, हाँ एस सी एस टी के अंदर नॉन क्लीम, नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन की, ऑन द सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन, noteworthy development in Indian jurisprudence, especially in social justice. The judgment provides social jurisprudence using constitutional method and ensure that social justice reaches the most neglected and deprived section. ये है, this is the main thing। ठीक है, किस तक पहुंचे, जो मोस्ट डिप्राइव्ड है, जिन जो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किए गए हैं, सोसाइटी ने जिनको नेग्लेक्ट कर रखा है, उनकी कास्ट के अंदर भी, कास्ट के अंदर भी तो है ना, जैसे एक कास्ट है, उस कास्ट के अंदर भी सब कास्ट होती हैं, ठीक है, जैसे दलित हैं, दलित के अंदर भी बहुत सारी कास्ट है, तो उसके उसकी बात कर रहे हैं ये, विच इंक्लूड्स अ मेजोरिटी ऑफ दलित कास्ट अमंग दलित। तो दलित के अंदर ही जो एससी कम्युनिटी है, उसके अंदर भी यदि हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो कुछ कास्ट वो रिजर्वेशन का फायदा उठा चुकी है, कुछ कास्ट तक रिजर्वेशन पहुंच ही नहीं रहा, और वो ज्यादा गरीब है, हर तरह से डिप्राइव्ड है, उनकी बात कर रहे हैं ये। द आइडिया ऑफ सब क्लासिफिकेशन, तो ये किस पे बेस्ड है, सब क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो द आइडिया ऑफ सब क्लासिफिकेशन ऑल्सो अलाइन विद बी आर अम्बेडकर प्रिंसिपल ऑफ फर्टेनिटी एंड मैत्री, emphasizing the need of cooperation and mutual respect among scheduled caste। ये सब भी हमारे भाई हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर ही सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कब होगी ये जब होगी जब प्रत्येक आदमी शेड्यूल कास्ट का भी, उनका जो नीचा तबका है उसकी केयर करेगा, उसके बारे में सोचेगा, तभी तो। मान लो मैं हूं, मैं यदि ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि क्लास में बैठा हर बच्चे को समझ में आए, तो मैं किसको टारगेट कर रहा हूं, सबसे कमजोर बच्चे को। एक मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने पढ़ा दिया, एक बच्चे ने हाँ कर दी, हाँ सर समझ में आ गया, मैंने बाकियों को इग्नोर कर दिया, तो विच वन इज बेटर, टू इंक्लूड ईच एंड एवरी वन। तो ये कह रहे हैं कि जब रिजर्वेशन का लाभ है तो सब तक पहुंचना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए, और यदि प्रत्येक व्यक्ति केयर करेंगे तो क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि जो बिल्कुल नीचे बैठा है उसकी भी केयर करने वाली बात। और फिर ये क्या कह रहे हैं, तो लेकिन इस जजमेंट में क्या हुआ, क्रीमी लेयर की बात, और वो तो बात की बात थी, इसके अंदर मेन ये था। तो इसके अंदर सरकार ने एक स्टेटमेंट दे दी, सरकार ये बोली क्योंकि दलित लोग ऐसा नहीं चाहते थे, तो देर वॉज अ फ्रिक्शन अमंग दलित्स ऑल्सो, जो ऊंचे उस पर बैठे हुए थे, पोजीशन पे बैठे हुए थे, वही लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या, नीचे वालों को इस सब क्लासिफिकेशन को होने ही नहीं दिया। और मोदी ने छेड़छाड़ नहीं की, उन्होंने सिंपल कह दिया कि जो बी आर अम्बेडकर का था वो, इसलिए आर्टिकल दिया है कि बी आर अम्बेडकर जो सोच रहे थे वो, और जो हम जिसकी बात करके हमने रोक दिया ये, वो दोनों अलग है। ही अर्ज दैट दे शेड्यूल कास्ट मस्ट रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वाइप आउट इंटरनल डिवीजन among the scheduled caste when they demanded of other removal of untouchability। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंबेडकर ने ये नहीं कहा था कि भाई जो एक और हायर क्लास है और जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो डिफरेंस है, जब इस डिफरेंस को तुम्हें बुरा लगता है तुम्हें,
और तुम अपनी कास्ट के अंदर जो डिफरेंसेस कर रहे हो वो तो और भी बुरा है। कम से कम तुम तो खत्म करो, तभी तो ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। तुम्हारे अंदर तो वो है, तुम आपस में शादी नहीं करते, तुम आपस के अंदर भेदभाव रखते हो कि ये हमारे में ऊंचा है, ये हमारे में नीचा है, ऐसे करके। तो फिर तुम आगे लड़ाई कैसे लड़ोगे? ये आपका पॉलिटी का सवाल है। वाई हैज एचपी हिमाचल प्रदेश रेज द मैरिजेबल एज फॉर वुमेन? तो हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, 21 साल कर दी है एज वुमेन्स की। ठीक है, तो 21 साल जो एज कर दी, इसका बिल पास कर दिया है। तो बिल पास कर दिया, बहुत अच्छा हो गया। ये 21 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं होगी। उसके बहुत सारे फायदे हुए हैं। पेरेंट्स जब वो माँ बनेंगी तो भी पूरी उम्र होगी, तो कैजुअलिटी के चांसेस कम होंगे, बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। ये सारी चीज़ें इनको ध्यान में रखते हैं। छोटी उम्र में माँ बनने के अपने नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें कर दी। एक, उनको पढ़ाई का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 21-22 साल तक लगभग ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। तो अब जब शादियां होती हैं वो लगभग +2 के बाद होती हैं। ये शादियां कब हो जाएंगी? फिर ग्रेजुएशन के बाद होंगी। तो मेच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ जो मेन पॉइंट आया इसके अंदर, जो इस डिस्कशन का है, वो ये है, इज द प्रेसिडेंट असेंट नेसेसरी? क्योंकि ये क्या है, शादी से संबंधित मैरिज एंड डिवोर्स का सब्जेक्ट किसका है? इज द प्रेसिडेंट असेंट नेसेसरी? क्यों? ये जो है कंकरेंट लिस्ट का है, दोनों का है, स्टेट का भी है और सेंटर का भी है। ठीक है, तो इस पे क्या है, इसके ऊपर यदि आप देखोगे तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन दिस केस गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला असेंट वुड टिपिकली suffice to enact the bill into law. However, since the bill introduces a different minimum marriageable age, सेंटर के एक्ट में कितनी दी हुई है? अभी 18 साल है, और स्टेट के एक्ट में कितनी हो गई? 21 हो गई। तो दोनों में क्लैश हो गया। तो क्लैश हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सी प्रिवेल करनी करेगी? सेंट्रल का एक्ट प्रिवेल करेगा। तो ये हो ही नहीं सकता। यहां ये क्वेश्चन उठा है। तो ये कैसे हो सकता है? उसका एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि आप प्रेसिडेंट इसको, गवर्नर किसको भेजे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अप्रूव कर देता है, देन इट इज पॉसिबल। तो ये यहाँ देखो इसको, ये आपके पॉलिटी का सवाल है। बिल इंट्रोड्यूसेस विद डिफरेंट मैरिजेबल एज, इट्स प्रोविजन विल बी डीम्ड इनकंसिस्टेंट विद 2006 एक्ट। 2006 एक्ट जो किसका है? पार्लियामेंट का है। द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। द पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ब्रिंग टू 254 आर्टिकल 254 of the constitution into play. According to clause 1 of this provision, if a state legislature enacts a law on subject covered in concurrent list, तो concurrent list का subject है ये marriage and divorce, that is repugnant to the provision of an existing center law, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। then that repugnant or inconsistent portion of state law will be considered void। तो बनाने का फायदा क्या हुआ जब void ही हो गया? तो अब यहां क्या हुआ है, इसकी रेमेडी क्या है? टू रेमेडी दिस, द स्टेट लेजिस्लेशन विल हैव टू बी रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। यदि प्रेसिडेंट उसको कंसिडर करता है देन ओनली बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एंड रिसीव his or her assent in accordance with clause 2 of article 254। उसमें क्या कहता है? with the president assent the state law take precedence over the central law but solely with the jurisdiction of that state। लेकिन वो उसी स्टेट के लिए बनेगा। समझ में आ गया? ये नहीं समझ में आया तो बताओ। ठीक है, पहले उन्होंने क्या कह दिया? पहले कह दिया यदि स्टेट और सेंटर के जो लॉ हैं उनके अंदर कोई क्लैश होता है, तो जहां तक क्लैश है, जहां तक वो इनकंसिस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अब वॉइड हो जाए तो कोई रास्ता भी निकालना था। तो दूसरा रास्ता क्या निकाल दिया भाई? इसके लिए दूसरा रास्ता ये है कि वो उसी स्टेट के लिए पर्टिकुलर रहेगा, पहली बात। और दूसरी क्या हो गई? यदि वो प्रेसिडेंट उसके लिए हाँ कर देता है तो कंफर्मेशन के लिए कहाँ भेजेंगे? प्रेसिडेंट के पास। तो दिक्कत क्या है इसके अंदर?
इसके अंदर मेन दिक्कत ये हो गई थी कि शादी की जो जब बच्चा बालिग हो जाता है तो पहले उसमें 1 साल तक की लिमिट थी। जैसे एक लड़की है, वो 18 साल से नीचे है, वो है 16 साल की, उसकी शादी हो गई 16 साल की एज के अंदर। अब वो चाहती है कि मैं इस शादी को नहीं रखना चाहती, तो 18 साल की जब होगी तो उसमें पहले 1 साल का पीरियड था, तो 1 साल के पीरियड के अंदर यदि वो कह देती है कि मैं इस शादी को नहीं रखना चाहती, तो वो शादी क्या हो जाएगी, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। बाद में इसको 2006 में 2 साल कर दिया गया। अब यहां पर कितना हो जाएगा सेंटर के हिसाब से, 5 साल। 21 साल उम्र हो गई, 2 साल 21 और 2 23, तो 18 से 23 कितना हो गया, 5 साल हो गए ना, तो यहां 5 साल हो जाएगी। समझ गए? सेंटर के अंदर क्या थी, सेंटर के हिसाब से लड़की के पास कितने, 2 साल की वो है, 18 से 20 तक का है, लेकिन इस एक्ट के हिसाब से कितने साल मिल जाएंगे उसको शादी को अवॉइड कराने के लिए, 5 साल हो जाएंगे ये। ठीक है, तो बस बाकी देख लेना।